दोस्तों 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जीतने वाले जो 24, 25 और 26 के करीब मुस्लिम सांसद हैं, उनकी तो हर तरफ चर्चा हो रही है। मगर यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े मुस्लिम चेहरे भी हैं कि जो या तो पहले से ही सांसद हुआ करते थे या जिनका जीतना इस चुनाव में लगभग तय माना जा रहा था, मगर उसके बावजूद भी उनकी बुरी हार हुई। और आज हम उन्हीं बड़े और मशहूर मुस्लिम चेहरों पर नजर डालेंगे, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके हार के पीछे क्या वजह रही। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारी इस लिस्ट में नाम है महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील का। इम्तियाज जलील साहब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आते हैं और ये उसके 2 सांसदों में से एक सांसद हुआ करते थे। यानी खुद असदुद्दीन ओवैसी के अलावा जो इकलौते सांसद थे इस पार्टी से वो इम्तियाज जलील साहब ही थे। मगर अब क्योंकि इनकी हार हो चुकी है तो अब इस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक सांसद बचा है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस तरह से इम्तियाज जलील ने अपने पिछले 5 साल गुजारे थे, जिस तरह से वो कैंपेन करते हैं, जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से वो अलग अलग इवेंट को अटेंड करते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ये तक दावा करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील से काबिल तो ज़रूर होंगे, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी शायद इम्तियाज जलील की ओवैसी से भी कहीं ऊपर हैं। यही वजह है कि 2019 की तरह इस चुनाव में भी ज़्यादातर लोग इम्तियाज जलील के जीत का ही दावा कर रहे थे। मगर 4 जून को रिजल्ट चौंकाने वाला आया, जिसमें इम्तियाज जलील की बड़ी हार हुई। इस सीट पर जिस कैंडिडेट ने जीत हासिल की वो शिंदे गुटवाली शिवसेना के कैंडिडेट थे और उन्होंने ये जीत लगभग 1,34,000 वोटों से हासिल की है, जो यकीनी तौर पर एक बड़ा नंबर है। तो अब सवाल ये है कि इम्तियाज जलील जैसा इतना बड़ा और मशहूर नेता इतने ज्यादा वोटों से क्यों हारा। ये जवाब जब मैंने ढूंढने की कोशिश की तो सबसे पहले तो मुझको इम्तियाज जलील साहब की एक वीडियो मिली, जिसमें वो साफ तौर पर अपनी इस हार का ठीकरा कुछ मुस्लिम छोटे नेताओं या फिर जर्नलिस्ट वगैरह पर फोड़ रहे थे। वो तो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि ये जो हम सीट हार रहे हैं ये कुछ मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से हार रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि मीर जाफर और मीर सादिक इतिहास में गद्दार को प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है, और साथ ही उन्होंने इन लोगों के लिए कुर्दोगलू का भी वर्ड इस्तेमाल किया। और इन सारे नामों के जरिए से जो मुसलमान उनके टारगेट पर थे उनमें सबसे पहले तो एक मुस्लिम कैंडिडेट ही था, जो आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी दिख ही जाएगा, जिनको लगभग 69 से 70 हजार के करीब वोट्स मिले हैं। अफसार खान नाम के ये कैंडिडेट के जो चौथे नंबर पर आए थे, इनके बारे में इम्तियाज जलील ये दावा कर रहे थे कि इस इंसान ने मुझको हरवाने के लिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि इंडिया अलायंस से भी पैसा खाया है। और इसके अलावा वो कुछ जर्नलिस्ट या फिर इस तरह के दूसरे एक्टिविस्ट वगैरह को भी टारगेट कर रहे थे, जिन्होंने इम्तियाज जलील के खुद के मुताबिक न्यूज़पेपर या फिर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके औरंगाबाद में उनके खिलाफ माहौल बनाया था और ये कहा था कि हमको इम्तियाज जलील को हराना होगा और इंडिया अलायंस को लाना होगा, जिसकी वजह से दोनों ही खत्म हो गए और फाइनली जीत हुई एनडीए के ग्रुप के कैंडिडेट की। अब अगर आगे बढ़ें तो हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम है मौलाना बदरुद्दीन अजमल का। ये असम की धुबरी सीट से कैंडिडेट थे। वैसे ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि ये तो लगातार अपनी सीट से कई बार जीतते आए हैं। असम के सबसे बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि पूरे इंडिया के हिसाब से भी देखेंगे तो इनकी गिनती बिल्कुल चोटी के मुस्लिम नेताओं में की जाती है। मगर इस बार ये अपनी सीट पर न सिर्फ हारे ही बल्कि इतना ज्यादा बुरा हारे कि जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए लिख गया है, क्योंकि ये हार का आंकड़ा 10 लाख वोटों का था, जो कि मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूं। और इनको इतनी बुरी तरीके से हराने वाले कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का नाम था रकीबुल हुसैन। बात करें इस बारे में कि बदरुद्दीन अजमल साहब के हारने के पीछे क्या अहम वजह हो सकती हैं, तो यहाँ पर कई अलग अलग रीजंस दिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का वो बड़ा दांव कामयाब हो गया कि वो जो एक लंबे वक्त से इस इलाके में बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ बनाने की कोशिश किया करती थी, यानी ये कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल और बीजेपी मिले हुए हैं, बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा और ये दोनों तो एक दूसरे के पक्के यार हैं। तो शायद इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव वहां के ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिमाग में डालने में कामयाब रही और फिर पब्लिक ने एक तरफा अपना दुश्मन मानते हुए बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ वोट कर डाला, जबकि बाकी कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल और बीजेपी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो एक दूसरे के दुश्मन ही हैं, लेकिन हार की वजह खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ही हैं।
मतलब उन्होंने लंबे वक्त तक राज किया है, तो इस वजह से नेचुरली उनके खिलाफ माहौल भी था। और इसके अलावा कुछ लोगों की ये भी राय है कि बदरुद्दीन अजमल अपने रास्ते से भटक चुके हैं, वो वैसा काम नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह से कभी किया करते थे या जिसके उन्होंने वादे किए थे, इसीलिए उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। हालांकि एक खास ग्रुप के जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को अभी भी सपोर्ट करता है, उनका यही मानना है कि वो असम के सबसे बड़े मुस्लिम रहनुमा हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए जो कुछ भी किया है वो ना तो पहले किसी ने किया था और ना ही फ्यूचर में कोई कर सकेगा। फिलहाल दोस्तों, इनमें से वजह जो भी रही हो, मगर बदरुद्दीन अजमल के खाते में एक ऐतिहासिक हार दर्ज हो चुकी है। बात करें अगले नाम की तो वो हैं कुंवर दानिश अली के, जो कांग्रेस के टिकट पर यूपी की अमरोहा सीट से लगभग 28,000 वोट से हारे हैं। आपको बता दूं कि ये यूपी के वही मशहूर मुस्लिम सांसद हैं कि जिनको कुछ वक्त पहले ही इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के एक दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले एमपी के द्वारा गालियां दी गई थीं। बीजेपी के सांसद ने इनके धर्म की वजह से इनके खिलाफ जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, उन अल्फाजों को मैं यहाँ पर आप लोगों को तो बता ही नहीं सकता हूँ। इवन बीजेपी पार्टी को भी बाद में इनका टिकट काटना पड़ा, यानी अगली बार 2024 के इलेक्शन में उसने इन सांसद को टिकट दिया ही नहीं। फिलहाल पार्लियामेंट के अंदर इन तमाम हालात से गुजरने के बाद कुंवर दानिश अली की अपनी पार्टी यानी कि बीएसपी से ये शिकायत थी कि मायावती और उनकी पार्टी ने उनकी सपोर्ट में कुछ खास कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से वो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। इस बार उनको कांग्रेस से टिकट मिला और उनके जीतने की काफी उम्मीदें भी जताई जा रही थीं, मगर 4 जून को हैरान कर देने वाला नतीजा आया, जिसमें 28,000 से ज्यादा वोट से इनको बीजेपी के कैंडिडेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इनकी हार में जो मेन वजह बताई जा रही है वो दरअसल इनकी पुरानी पार्टी बीएसपी है, क्योंकि बीएसपी ने भी इस सीट पर जिस अपने मुस्लिम कैंडिडेट मुजाहिद हुसैन को उतारा था वो 3rd नंबर पर आए हैं और उनको 1,64,000 के करीब वोट्स मिले हैं। जाहिर है अगर बीएसपी का ये कैंडिडेट कोई कमजोर होता या मुस्लिम नहीं होता तो 28,000 के उस फासले को बड़ी आसानी के साथ पाटा जा सकता था। बात करें अब अगर अगले नाम की तो इस लिस्ट में अगला नाम है हिना शहाब का, कि जो बिहार की मशहूर सीट सीवान से हारी हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये सीट इंडिया की उन गिनी चुनी सीट्स में से एक थी कि जहां पर आमने सामने का नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला था, यानी कि 3 कैंडिडेट में से कोई भी जीत सकता था। हिना शहाब की बात की जाए तो ये किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। ये उन्हीं मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेगम हैं कि जिनका किसी दौर में पूरे बिहार के अंदर दबदबा हुआ करता था। खासतौर से सीवान और इसके आसपास के इलाके में तो इनकी तूती बोला करती थी और इनकी इजाज़त के बगैर राजनीति में एक पत्ता भी नहीं हिला करता था। लालू प्रसाद यादव की भी जो आज पार्टी है आरजेडी, उसको बनाने में भी उस दौर में जिन चंद लोगों ने अहम किरदार अदा किया था उसमें से एक शहाबुद्दीन भी थे। इतना ही नहीं, बिहार में आरजेडी पार्टी के लिए जो MY फैक्टर चलता है, जो इस पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, बिल्कुल यूपी में सपा की तरह, यानी कि यादव और मुसलमान इसको खुलकर सपोर्ट करते हैं और बड़ा फैक्टर बनाकर जीत दिलवाते हैं। ये पूरा फैक्टर भी दरअसल मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही उस दौर में तैयार किया था और तब से लेकर आज तक लगातार वो इस पार्टी के लिए कारगर साबित हो रहा है। वक्त के साथ जब शहाबुद्दीन जेल में चले गए तो उनकी इस राजनीति की कमान उनकी बीवी यानी कि हिना शहाब ने संभाली। इससे पहले भी उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा मगर उनको कामयाबी न मिल सकी और फिर आगे चलकर तो कोरोना के दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन की जेल में डेथ हो गई थी और इस हिसाब से अब शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में या ये कह सकते हैं कि दुनिया छोड़ने के बाद हिना शहाब का ये पहला चुनाव था। आरजेडी से नाराजगी की वजह से हिना शहाब ने इस बार अकेले लड़ने का ही फैसला किया था। तो अब इस सीट पर एक कैंडिडेट तो आरजेडी का था, दूसरी खुद हिना शहाब थी यानी कि एक आजाद कैंडिडेट, और तीसरा जो था वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का था जिसके साथ बीजेपी का भी गठबंधन है। इन तीनों के बीच ही कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से लेकर अब चुनाव तक जिस तरह का माहौल हिना शहाब ने बनाया था उससे लग रहा था कि इनके पाले में गेंद ज्यादा आ चुकी है और ये आसानी के साथ जीत सकती हैं, क्योंकि मुस्लिम तो इनको एक तरफा मिल ही रहा था आरजेडी से कटकर। इसके अलावा वहां की ऊंची हिंदू जातियों का वो वोट बैंक जो किसी दौर में शहाबुद्दीन का कोर वोट बैंक माना जाता था वो भी इनके पाले में आ चुका था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, क्योंकि बाकी लोगों को भी ये देखकर हैरानी ही हो रही थी कि हिना शहाब के जो एक मुस्लिम कैंडिडेट थी उनकी रैलियों में ऐसे लोग नजर आ रहे थे कि जिनके गले में भगवा गमछा पड़ा हुआ था।
ان کی ریلیوں میں یا پھر ان کی کیمپین میں بہت سارے ورکرز جے شری رام وغیرہ کے نعرے بھی لگایا کرتے تھے۔ یعنی ان کی سپورٹ میں جس طرح سے الگ الگ جاتی اور الگ الگ دھرم کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے تھے، اس سے لگ رہا تھا کہ یہ کلیئرلی جیت جائیں گی۔ مگر جب 4 جون کو رزلٹ آیا تو لگ بھگ 92,000 کے قریب ووٹ سے ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور اس ہار کے پیچھے ایک ممکن وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شاید یادو ووٹ ایک طرفہ RJD کی طرف گیا، مسلم ووٹ ہنا شہاب کے کھاتے میں آیا، مگر جو کچھ اونچی ہندو جاتیوں کا سپورٹ تھا اور ووٹ بینک تھا کہ جس کی بدولت پہلے سے یہ امید جتائی جا رہی تھی کہ ہنا شہاب آسانی کے ساتھ جیت جائیں گی، اس ووٹ بینک کو اور اس سپورٹ کو بالکل آخری وقت میں یعنی چناؤ سے 1-2 دن پہلے ہی NDA جو گروپ تھا یعنی کہ BJP سپورٹ والا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی طرف جھکانے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے ہنا شہاب اس ریس میں کافی پچھڑ گئیں۔ اس کے علاوہ بہار کے کشن گنج سے اختر الایمان کی ہار کی بھی کافی چرچا ہو رہی ہے۔ یہ دراصل اسد الدین اویسی کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہار میں ان کی پارٹی کا سب سے بڑا چہرہ مانے جاتے ہیں۔ ان کی محنت کی بدولت ہی ابھی پچھلے ویدھان سبھا چناؤ میں اسد الدین اویسی کی پارٹی اپنے آپ کو کافی طاقتور ثابت کرنے میں کامیاب رہی تھی، جب اس نے 4 سے 5 سیٹیں جیتی تھیں۔ مگر ہاں، وہ بات بھی الگ ہے کہ ان کو چھوڑ کر باقی سارے ودھایک بعد میں لالو پرساد یادو کی پارٹی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ فی الحال کشن گنج کی یہ سیٹ بھی ان گنی چنی سیٹس میں سے ایک تھی کہ جہاں پر ترکوڑی مقابلہ تھا، یعنی کہ 3 لوگوں کے بیچ ایک دوسرے سے کڑی ٹکر تھی۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ مسلم بہل اس سیٹ پر تینوں کے تینوں کینڈیڈیٹ ہی مسلم تھے۔ پہلے انڈین نیشنل کانگریس سے تھے کہ جو محمد جاوید تھے، دوسرے کینڈیڈیٹ مجاہد عالم تھے کہ جن کو نتیش کمار کی پارٹی JDU نے اتارا تھا، مطلب اسی پارٹی نے کہ جس کا BJP سے گٹھ بندھن ہے، جبکہ تیسرے اسی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے یہ اختر الایمان تھے۔ اس چناؤ میں اختر الایمان کو 3 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ ملے، حالانکہ پھر بھی وہ تیسرے نمبر پر ہی آ پائے اور ان کی 93,000 کے قریب ووٹ سے ہار ہوئی۔ دوسرے نمبر پر نتیش کمار کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ مجاہد عالم تھے جو 59,000 ووٹ سے پیچھے تھے، جبکہ پہلے نمبر پر محمد جاوید کے جن کو 4 لاکھ سے زیادہ ووٹس ملے۔ فی الحال دوستو، اگر آپ کو لگے کہ اگر میں اس لسٹ میں کسی اور بھی بڑے ہارنے والے مسلم چہرے کو شامل کرنا بھول گیا تو کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔